नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे बैंक घोटाले की। हरियाणा के चर्चित आईडीएफसी बैंक घोटाले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई अब निचले स्तर से आगे बढ़कर बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। हाल ही में आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और पहले उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर लिया गया और अब रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है? क्या जांच की आंच अब और बड़े अधिकारियों, बिचौलियों और लाभार्थियों तक पहुंचेगी? क्या इस पूरे घोटाले का नेटवर्क अभी सामने आना बाकी है? और क्या सरकारी व्यवस्था में बैठे प्रभावशाली लोगों की जो भूमिका है उसकी भी गहराई से जांच होगी? सीबीआई का दावा यह है कि जांच जारी है और कई पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है। ऐसे में यह मामला केवल एक बैंक घोटाले का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी तंत्र में जवाबदेही का भी बन गया है। आज की बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारी बड़ी बहस में। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, क्योंकि कई बड़े जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका भी इस पूरे मामले में सामने आई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई गिरफ्तारियां भी यहां पर हो चुकी है इस मामले को लेकर। और हरियाणा का जो ये सबसे चर्चित आईडीएफसी बैंक घोटाला मामला है, इसकी जांच लगातार जारी है और जांच नए मोड़ पर लगातार सामने आ रही है और नए नए जो खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं, नए नए नाम भी इस मामले पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई अब निचले स्तर से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो नाम है उच्च अधिकारियों के सामने आ रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इसमें सम्मिलित है, जिसकी भी भूमिका है, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब बड़े अधिकारियों तक ये जांच पहुंच चुकी है। हाल ही में आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। पहले उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भी भेजा गया था। उसके बाद अब रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सबसे बड़ा सवाल लगातार यही खुल रहा है कि क्या जो ये गिरफ्तारी हो रही है वो सिर्फ शुरुआत है? तो इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन पूरे मामले को आपको बताते चले, क्योंकि अब सीबीआई के रडार पर कौन कौन है, कई बड़े जो नाम हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कई लोगों की जो भूमिका है वो भी इस पर खुलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है और हरियाणा का जो चर्चित आईडीएफसी बैंक घोटाला है, इसमें जांच लगातार की जा रही है। नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई अब निचले स्तर से आगे बढ़ चुकी है। उन अधिकारियों पर भी जो जांच है वो पहुंच चुकी है। जिन जिन की भूमिका इस मामले पर है उन सभी की जांच की जा रही है। हाल ही में आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। पहले उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भी लिया गया और अब रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा कि क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है? क्या जो जांच की आंच है वो और बड़े अधिकारियों, बिचौलियों और लाभार्थियों तक पहुंचेगी? क्या इस पूरे घोटाले का जो नेटवर्क है वो अभी सामने आना बाकी है? और क्या सरकारी व्यवस्था में बैठे जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी भूमिका की भी अब इसमें जांच होगी या उन तक भी जो सीबीआई का खत है वो पहुंचेगा? क्या गहराई से इस पूरे मामले की और जांच होगी? सीबीआई का दावा है कि जांच जारी है, कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ऐसे में ये मामला केवल एक बैंक घोटाले का नहीं है बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी है, वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी तंत्र में जवाबदेही का ये पूरा मामला है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे खास मेहमान से हम जवाब भी लेंगे, क्योंकि मामला लगातार गहराता जा रहा है और कौन कौन अधिकारियों की इस पूरे मामले पर जो भूमिका है
वो सामने आएगी। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जांच लगातार जारी है, सीबीआई के हाथ में इस समय जांच और गहराई से जांच की जा रही, कई गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले महेश, आपके पास आऊंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जांच है उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या जो आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी है ये संकेत है कि सीबीआई अब पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, या अभी जांच का सबसे बड़ा अध्याय खुलना बाकी है? देखिए, इतना तो मानकर चलिए कि आईएएस के गिरेबान तक हाथ सीबीआई के पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक आईएएस जो है सीबीआई की गिरफ्त में जा रहे हैं। पहले पुलिस की पूछताछ हुई, उसके बाद जो है न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। तो ये मानकर चलिए कि ये सच अभी आधा बेनकाब हुआ है, चूंकि न्यायिक हिरासत में भेजने की जरूरत कोर्ट की तरफ से महसूस की गई, सीबीआई की तरफ से महसूस की गई। तो ये मानकर चलिए कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है, और वो सामने आएगा, क्योंकि एक आईएएस रैंक के अधिकारी को जेल की चारदीवारी की तकलीफें झेलने की जो परिस्थिति है वो सबसे मुश्किल परिस्थिति आप मान सकते हैं, क्योंकि मुश्किलात जो है आईएएस की जिंदगी में, एक आईएएस के रैंक पर पहुंचने के बाद उससे पहले किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना इन लोगों ने किया हो, चाहे किसी भी तरह के आर्थिक और सामाजिक परिवेश से लोग आए हों। लेकिन एक आईएएस के रैंक पर पहुंचने के बाद जो लग्जरियस लाइफ ये और इनका परिवार जीता है, तो उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों में जेल की चारदीवारी के भीतर रहना, पुलिस की पूछताछ का सामना करना, इतने ज्यादा मानसिक दबाव को झेलना इन लोगों के लिए शायद मुमकिन ही नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि ये बहुत कुछ अपने अंदर समेटकर ज्यादा दिन ये आईएएस नहीं रख सकते हैं, और जल्द से जल्द सब कुछ जो है वो सामने आएगा। लेकिन सब कुछ अभी सामने नहीं आया है, ये मानकर चलिए। एक के बाद एक जो चेन है वो सीबीआई बनाती जा रही है, किसने किसको दिया, किससे किसको मिला, किसको फायदा ज्यादा हुआ, और इसमें भागीदार कौन कौन थे, अभी उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, क्या कुछ एसेट्स बनाए गए, किस तरीके से वो पैसा देश में रहा, किस तरीके से विदेश में भेज दिया गया, तमाम उन कड़ियों को जोड़ने का काम इस वक्त सीबीआई कर रही है। एक काबिले तारीफ बात जो सीबीआई को लेकर कही जा सकती है, देखिए काफी छवि खराब हुई सीबीआई की, काफी सारे राजनीतिक मामलों को लेकर, बहुत सारे चुनावी गतिविधियों में जिस तरीके से सीबीआई का एक्शन विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीबीआई की छवि है काफी धूमिल हो चुकी थी। और इस मामले में मुझे लगता है कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में प्रतिष्ठा एक तरीके से सीबीआई को हासिल हो रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक सीबीआई के गिरेबान, सीबीआई के उन आईएएस अधिकारियों के गिरेबान तक हाथ पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर ये माना जाता है कि हमेशा बलि के बकरे जो है नीचे के कर्मचारी बना लिए जाते हैं, किसी और मैनेजरियल लेवल के आदमी को गिरफ्तार कर पूरा का पूरा जो एक तरीके से कांड है वो किसी एक छोटे नुमाइंदे के हाथ में, छोटे नुमाइंदे के कंधों पर डाल दिया जाता है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले को समेट दिया जाता है। ये मानकर चलिए कि अभी ये मामला समेटा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब ये उस लेवल पर पहुंच चुका है, उस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी है कि अब इसे दफनाना, इसे छुपाए रखना मुमकिन नहीं होगा। और इस मामले को छुपाना इसलिए भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि साइबर एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस थे, बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे 1 रुपए की है चाहे 1 पैसे की है, वो कहीं से कहीं हुई, वो फर्जी तरीके से की गई, गलत आइडेंटिफिकेशन के साथ की गई, गलत मंशा के साथ की गई, उसमें जो आरबीआई के सेफ्टी नॉर्म्स है वो निभाए गए, नहीं निभाए गए, बैंक का जो प्रोटोकॉल है ट्रांजैक्शंस को लेकर वो बट ऑब्वियस है कि वो नहीं निभाया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बैंक में की जानी चाहिए थी नहीं की गई। किन के इशारे पर नहीं की गई, किन के आदेश से नहीं की गई, कौन कौन से छोटे कर्मचारी, और छोटे कर्मचारी तो अपने आप जो है जरूरत में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किन के आदेश से ये सब कुछ चल रहा था, सबसे बड़ा फायदा किन्हें था। अब सीबीआई उन्हीं लोगों तक पहुंच रही है, और आपके सवाल का जवाब यह है कि अभी आधा सच सामने आया है, आधा सच अभी बेनकाब होना बाकी है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नए चेहरे भी जो है लोगों के सामने आ जाएंगे, सरकार के सामने आ जाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प रह गया है कि कहीं सरकार का कोई ओहदेदार, कोई राजनीतिक शख्सियत, कोई सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाला भी इस घटनाक्रम के पीछे था या नहीं, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि सीबीआई जिस तरीके से एक के बाद एक आईएएस रैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है, आईएएस रैंक के अधिकारी तो इस पूरे रैकेट
रैकेट में, इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। अब देखना सिर्फ इतना बाकी है कि क्या कोई राजनीतिक हस्ती भी इस पूरे खेल के पीछे थी भी या नहीं। बिल्कुल महेश, क्या इस पूरे घोटाले में केवल कुछ अधिकारियों की भूमिका थी या इसके पीछे अफसर, बैंकिंग सिस्टम, बिचौलिए और निजी हितों का संगठित गठजोड़ काम कर रहा था? अगर इतने बड़े स्तर पर कथित वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो आखिर लंबे समय तक निगरानी और ऑडिट सिस्टम इन्हें पकड़ने में नाकामयाब क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल वही है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर होती है तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट हमेशा रहता है। और थर्ड पार्टी से भी बड़ी बात जो है, हरियाणा का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इसके ऑडिट लगातार करवाता है। कौन सा पैसा कहाँ रखा है, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, खर्च कैसे किया गया, किस हेड में कितने पैसे दिए गए थे, कितने रिटर्न बैक किए गए, खजाने में अब कितने बाकी हैं और कितने लैप्स कर गए। तमाम ये जो आंकड़े हैं हर बार जुटाए जाते हैं, हर तिमाही में जुटाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है कोलैप्स कर गई। हरियाणा का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का वित्त विभाग था, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे, उसके कर्मचारी क्या कर रहे थे, सेक्शन ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, और ऑडिटर्स ने किस तरह का ऑडिट किया कि ये पैसा कहां चला गया, उन्हें मालूम तक नहीं था और इसका खुलासा वो नहीं कर पाए। देखिए, पूरी की पूरी व्यवस्था मुझे लगता है कि कोलैप्स हुई की है। ना सिर्फ एक आईएएस रैंक के अधिकारी जो है, कई सारे आईएएस रैंक के अधिकारी सवालों की घेरे में आए हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार की पूरी व्यवस्था दीमक का शिकार हो चुकी थी और दीमक भी इस कदर की फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कुछ नहीं पता लगा कि सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा कहां से आया, कहां चला गया, किसने लूट लिया, किसकी जेब में है, उन्हें मालूम नहीं था। तो मानकर चलिए कि अभी आधा सच बेनकाब हुआ है, आधा और होना बाकी है। और मुझे लगता है कि किसी की भी जो भागीदारी है, जो इस पूरे सिंडिकेट में जो लोग काम कर रहे थे, उनका बच निकलना अब मुमकिन नहीं है। वजह क्या है कि इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब इसे रोल बैक करना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ेगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से हर जो है गुजरने वाले दिन के साथ सीबीआई नए नामों के साथ सामने आ रही है, नए एविडेंस के साथ सामने आ रही है। और शुरुआत में लग रहा था कि शायद बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर इस मामले को निपटा दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से आईएएस रैंक के अधिकारी इस पूरे सिंडिकेट के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं, किस तरीके से गिरोह ये पूरा काम कर रहा था, तो ये मानकर चलिए कि कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर कौन था, अकाउंटेंट कौन था, ऑडिटर कौन था, ये तमाम चीजें तो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएंगी। बैंक का मैनेजर कौन था, बैंक का कोऑर्डिनेशन कौन देख रहा था, बिचौलिए कौन लोग थे, वो पैसा जिन लोगों के पास गया, जो शेल कंपनियों की बात चलाई जा रही है, वो शेल कंपनियां किन की थी, किन लोगों ने उन कंपनियों का निर्माण किया, उन कंपनियों से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए वो पैसा किसके पास चला गया, देश में कितना है, विदेश में कितना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर एक नए पैसे का एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, वो पैसा कहां से आया और कहां ट्रांसफर किया गया, उसका रूट क्या था, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यही वजह है कि सीबीआई बहुत तेजी के साथ रिपोर्ट जो है खंगालती नजर आ रही है। और ये मानकर चलिए कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है अब जुटा चुकी है सीबीआई और उसी फैक्ट्स के बूते यहां एक के बाद एक गिरफ्तारियां सीबीआई की तरफ से की जा रही है। वरना आईएएस रैंक के अधिकारियों किस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी, उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेज देना, उन्हें पुलिस रिमांड में भेज देना, ना तो ये कोर्ट कभी करती और ना ही कोर्ट की तरफ से कभी जुडिशियल रिमांड की इजाजत दी जाती। किस परिस्थिति में, जब इनके खिलाफ जो है जबरदस्त डिजिटल एविडेंस जो है, ट्रांजैक्शंस के जो एविडेंस है वो पाए गए हैं और उसी के आधार पर कोर्ट जो है एक के बाद एक, चाहे पुलिस रिमांड की बात कही जाए, चाहे जुडिशियल रिमांड की बात की जाए, ये कोर्ट की तरफ से अगर दिया जा रहा है तो मानकर चलिए कि अभी बहुत कुछ खोदना बाकी है, जो सीबीआई लगातार तेजी से खुदाई उसकी करती नजर आ रही है। बिल्कुल। और महेश, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या जो अवैध लाभ लेने वाले सभी लोगों की संपत्ति और वित्तीय लेन देन की व्यापक जो जांच है वो भी होनी चाहिए?
देखिए, ये तो मानकर चलिए कि अगर पैसे की लूट हुई है तो चूंकि एक बार तो सरकार ने दबाव बनाकर जो प्राइवेट बैंक्स थे उनसे पैसा वापस ले लिया, लेकिन उस पैसे को फ्रीज करवा दिया गया। यानी बैंकों ने ये कहा कि जब तक इस पैसे के लेन देन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, बैंक की कोई गलती थी या नहीं थी, बैंक की किसी गलती की वजह से ये पैसा गलत हाथों में चला गया, ये था कि नहीं था, ये जब तक तय नहीं हो जाता, जब तक उस पैसे को होल्ड पर रखा गया। यानी सरकार के ट्रांजेक्शन में, सरकार के खजाने में वो पैसा नजर तो आएगा, लेकिन सरकार उसमें से एक नए पैसे को खर्च नहीं कर सकती है किस परिस्थिति तक, जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि बैंक की इसमें गलती थी या नहीं थी। तो ऐसी सूरत में यहां बैंकिंग की पूरी व्यवस्था चूंकि सवालों के घेरे में, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए, हर किसी की एक जिम्मेदारी रहती है बैंक में, फॉर्म किसके हाथों में गया, उसके बाद कौन से कंप्यूटर पर उसकी एंट्री की गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक में हो, हर किसी की कोई भी छोटे से छोटा अगर स्टाफ है, आप असिस्टेंट जो रिलेशनशिप मैनेजर की बात कर ली जाए, और चाहे बैंक मैनेजर की या सीनियर बैंक मैनेजर या जोनल हेड की बात कर ली जाए, किसी भी रैंक का कोई भी बैंक अधिकारी है, जब वो अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो उसे अपना एक यूनिक जो पासवर्ड है वो बैंक में जो है उस कंप्यूटर में एंटर करना पड़ता है, अपनी फिंगरप्रिंट, अपनी आइडेंटिफिकेशन साबित करनी पड़ती है। उसके बाद ही जो राइट्स हैं किसी भी पैसे को ट्रांसफर करने के, होल्ड करने के, कोई भी बैंकिंग से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई जानी है तो छोटे से छोटे कर्मचारी का भी लॉगिन पासवर्ड होगा, उसका एक्सेस होगा, और उसके बाद ही वो उस काम को कर पाएगा। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि किन लोगों ने फर्जी ट्रांजैक्शन तैयार की, किन लोगों ने गलत तरीके से पैसे को ट्रांजिट किया। हर एक कंप्यूटर पर जो लॉग शीट है वो आसानी से हासिल हो सकती है कि इन ट्रांजैक्शंस को किन किन पोस्ट पर बैठने वाले लोगों ने डील किया और वो लोग कौन थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी। वो इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि थंब इंप्रेशन यानी आपके लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ उनका जो थंब इंप्रेशन है, बायोमेट्रिक्स है, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तभी आप कंप्यूटर को लॉग इन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अपनी भूमिका से इनकार भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किलात इस बात को लेकर थी कि क्या आईएएस रैंक के अधिकारियों पर सीबीआई हाथ डालेगी और क्या सरकार इसकी इजाजत देगी, क्योंकि ये सरकार के लिए भी काबिल तारीफ कहा जा सकता है। देखिए, अंधी बहरी सरकार बनी हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर इतना बड़ा कांड हो गया और सरकार को कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई खुफिया विभाग क्या कर रहा था। लेकिन खुफिया विभाग भी मुझे लगता है कि नेताओं की जासूसी करने में ही अपना पूरा वक्त जो है लगा देता है। इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी। हरियाणा का वित्त विभाग इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। तो ये मानकर चलिए कि जो जो लोग जिम्मेदार हैं, छोटे छोटे बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से लेकर और छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव से लेकर जोनल हेड तक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आईएएस रैंक के अधिकारियों पर चूंकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे महत्वपूर्ण अब यही देखना बाकी रह गया कि क्या कोई और आईएएस इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ता हुआ कोई नया नाम नजर आएगा या फिर अब कोई सफेद पोश जो है वो सामने आ सकता है। यही दिलचस्प बात मुझे लगता है कि अभी बाकी है देखना। लेकिन इतना मानकर चलिए कि अभी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन अपनी एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचती, नतीजे तक नहीं पहुंचती, तब तक ये कहना शायद गलत होगा कि हम इस पूरे मामले के सच को जान चुके हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी महेश जानेंगे कि क्या इस पूरे घोटाले में राजनीतिक संरक्षण या प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, यदि जांच में ऐसे संकेत मिलते हैं तो। और इसके साथ ही क्या सरकारी तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच और विशेष अदालतों के जरिए त्वरित सुनवाई जरूरी हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि विशेष अदालतों की कोई खास जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली और समयबद्ध की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो इतने कम वक्त में सीबीआई इतने परफॉर्मेंस के साथ सामने आएगी, शायद किसी ने भी उम्मीद सीबीआई को लेकर नहीं की थी। बहुत सारे अनगिनत ऐसे मामले हैं जहां सीबीआई को केस सौंपे गए और सीबीआई कभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। वो जो केस है वो एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए। ये मानकर चलिए कि जितनी रफ्तार के साथ इस बार सीबीआई गिरफ्तारियां कर रही है, इस मामले को परत दर परत खोलती नजर आ रही है और जिस तरीके से सीबीआई इस बार
अपने लिए क्रेडिट जो है कमाने का काम कर रही है। सीबीआई इज्जत कमा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीबीआई की साख को, उसकी भूमिका को, उसके एक सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के जो खिताब को मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुका था। जिस तरीके से राजनीतिक और चुनावी भागीदारी सीबीआई की देखने को मिल रही थी, किसी भी राज्य में चुनाव आने से पहले जो है करीब 4-6 महीने पहले विपक्षी दलों के नेताओं के घरों पर रेड, उनके पुराने मामलों में उनकी गिरफ्तारी, नए मामलों की शुरुआत, उनके खिलाफ नई एफआईआर, तो इस तरह के जो घटनाक्रम है एक के बाद देखने को मिले थे। हालांकि ये अलग बात है कि यूपीए की सरकार के वक्त भी सीबीआई को तोता कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि सीबीआई जो है वो यूपी यानी कांग्रेस सरकार का तोता है, और वैसी ही कुछ भूमिका जो है फिर उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट में यानी मोदी सरकार में भी सीबीआई को लेकर देखने को मिली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में काबिले तारीफ मैं कह सकता हूं कि सरकार की भी यहां पर अब जो भूमिका है वो देखने को मिली है, वरना बहुत सारे मामले ऐसे भी थे जहां पर सीबीआई या किसी भी दूसरी एजेंसी को जब ये लगने लगा कि आईएएस तक जो है आंच पहुंच रही है, तो उसके बाद कुछ परमिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि सरकार की तरफ से ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं दी गई। उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां, और सरकार खुद ये जानना चाहती है कि गुनहगार कौन थे। अब आपका सवाल था कि क्या कोई सफेद पोश भी इसके पीछे हो सकता है। देखिए यही वो महत्वपूर्ण सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या इतना सब कुछ एक आईएएस रैंक के यानी आईएएस रैंक के सिंडिकेट के लोग ही क्या इस पूरे रैकेट को चलाने का काम कर रहे थे, या सरकार का संरक्षण भी इन लोगों को हासिल था। अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा जो कि सफेद पोश यानी राजनीतिक सत्ता में बैठे हुक्मरानों की श्रेणी में अगर कोई नाम इस पूरे मामले में सामने आता है, तो फिर ये मानकर चलिए कि ये सब कुछ राजनीतिक संरक्षण में किया गया, वरना ये मानकर चलिए कि सरकार को अंधेरे में रखा गया और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ आईएएस जो सिंडिकेट है वो बड़े से बड़े कांड कर रहा था और जनता के पैसे की बड़ी लूट कर रहा था। और अब रिकवरी की बात भी थी, वो आपका सवाल ये भी था कि रिकवरी कैसे होगी। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में लोग गुनहगार ठहराए गए तो फिर इनकी संपत्ति की जांच भी होगी, और संपत्ति कब, क्यों, कैसे, कहां से हासिल की, ये सवाल भी होगा। जब ये सवाल होगा तो फिर रिकवरी की बात भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ाई जाएगी, और इन तमाम लोगों से जितनी भी मैक्सिमम रिकवरी की जा सकती है, मुझे लगता है कि चूंकि अब बैंक भी एफआईआर करवाएगी। देखिए, बैंकों की जो भी भूमिका थी, जहां पर नेग्लिजेंस बैंकों की थी, वहां पर वो पैसा जो कि जनता का पैसा था, सरकार का पैसा था, जो कि लूट लिया गया, वो पैसा तो बैंक ने जो है सरकार को जमा करवा दिया। अब पैसा किसका रिकवर होना है? पैसा बैंकों का रिकवर होना है, जो कि इन लुटेरों से बैंकों को हासिल करना है। देखिए, सरकार भले ही इन्हें रियायत दे दे, लेकिन बैंक रियायत नहीं देंगे। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि इन लोगों से उस लूटे गए पैसे की पूरी रिकवरी की जाए, ताकि बैंक को किसी एक रुपए का नुकसान नहीं झेलना पड़े। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब लूंगी इस पर, और काफी महत्वपूर्ण महेश सवाल है कि क्या जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कानून सबके लिए बराबर है, जांच एजेंसियों को इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या सरकार ये भरोसा दिला सकती है कि जांच बिना किसी दबाव और बिना किसी भेदभाव के अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी? यदि जांच में और बड़े नाम जो सामने आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी समान कार्रवाई होगी? देखिए, अब तक की जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर सीबीआई की भूमिका काबिले तारीफ है, सरकार की, हरियाणा सरकार की भूमिका काबिले तारीफ है। तो ये मानकर चलिए कि सरकार की मंशा में कहीं कोई अभी खोट नजर नहीं आ रहा है। किसी तरह का सवाल आप सरकार की मंशा पर अभी नहीं उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा तो आईएएस रैंक के अधिकारी थे, सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल जैसे लोग, जो कि राज्यसभा में। बिल्कुल, बहरहाल तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका। तो आईडीएफसी बैंक घोटाले की जांच अभी भी जारी और मामले में कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को फिलहाल कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आगे की जांच और अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य तय करेंगे कि इस मामले में और कौन कौन से जो तथ्य हैं वो सामने आते और किसकी जवाबदेही तय होती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में पूरी हो, ताकि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके और निर्दोषों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।